हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं, जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में अनिवार्य रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो फिर जो लाइक शेयर की स्थिति होती है उसको आप ज़रूर करें। देखें, पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग निकट दृष्टि दोष से जुड़े प्रश्न को देखे थे। तो इसमें पहला ही प्रश्न हमारा दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। प्रश्न हमारा है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। और अगर निकट दृष्टि दोष होता तो निकट के लिए अवतल लेंस लगता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हमारा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, जिसमें ऑप्शन हमारे हैं कि घर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से क्रीम निकालने में दिमाग में हमारे तुरंत आएगा कि घर्षण बल लेकिन घर्षण बल नहीं होता है। वह एक प्रकार का आभासी अपकेंद्रीय बल होता है। जब दूध से क्रीम बनाया जाता है तो उसमें लगने वाला जो बल होता है वह अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल। तो सही ऑप्शन हमारा है अपकेंद्रीय बल। अगले प्रश्न पे आते हैं, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। किसी प्रकार के खिलौने वाली गाड़ी है तो उसमें अगर चाबी भरी जा रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो जो गाड़ी होती है सामान्य तौर पे अगर चाबी भरने वाली गाड़ी है तो वह गाड़ी स्थिर अवस्था में ही होती है, और उसमें जब चाबी भरी जाएगी तो वह चाबी उसको गति प्रदान करेगी, और वह तभी तक गति करेगी जब तक वह चाबी भरी रहेगी। अर्थात उसके पास जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी गाड़ी में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है, न कि गतिज और संचित और यांत्रिक। तो सही ऑप्शन हमारा है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के पास अपार ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और हम ऊर्जा कहीं से भी अगर देखें तो ऊर्जा, सबको ऊर्जा देने वाला जो है वह सूर्य ही है। तो सूर्य के पास जो ऊर्जा है वह कहाँ से मिलती है। तो सूर्य के बारे में साइंस यह कहता है कि सूर्य के पास नाभिकीय संलयन है। सूर्य हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर के जुड़ करके सूर्य का निर्माण करते हैं, यानी भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा जो होगा वह होगा नाभिकीय संलयन। ध्यान रखेंगे, सूर्य हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी है। मैक्सिमम मात्रा जो होती है वह हाइड्रोजन की होती है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन है, नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन का संलयन होता है तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। सही ऑप्शन हमारा होगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वह दाब के द्वारा तैरते हैं या ताप के द्वारा तैरते हैं, वेग के द्वारा तैरते हैं। तो इनमें से किसी के कारण नहीं तैरते हैं, वह हमेशा घनत्व के कारण तैरते हैं। तो वायुमंडल में, या वायुमंडल है तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण होगा वह घनत्व होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। वस्तु है, वस्तु की मात्रा को यदि बदल दिया जाए तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो मात्रा से सिंपल सी बात है, मात्रा बदलेंगे यदि तो आयतन उसका जो है वह बदल जाएगा, द्रव्यमान जो है बदल जाएगा, भार भी उसका बदल जाएगा, लेकिन घनत्व तो नहीं बदलेगा। यदि वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो क्या नहीं बदलता है, घनत्व। क्यों, क्योंकि घनत्व का जो फार्मूला होता है वह द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों इसमें सम्मिलित है। तो जब वस्तु की मात्रा बदलेगी तो मात्रा मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जब बदलेगा आयतन बदल जाएगा, आयतन और वजन
वजन की जब बात करें तो वजन से उसका भार बन जाएगा। तो क्या नहीं बदलता है, घनत्व तो नहीं बदलता। सही ऑप्शन हमारा है घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर सभी? तो जल में जब तैरने की बात होती है तो जल में जब हम तैरते हैं तो हाथ से पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिस कारण से हमारी शरीर आगे की तरफ बढ़ती है। तो जब पानी को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो हमारी शरीर आगे की ओर बढ़े, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम में सम्मिलित है। तो न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम जल में तैरने का नियम है। जल में अगर तैर रहे हैं तो न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अर्थात तृतीय नियम। हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं वस्तु विपरीत में हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, जो न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा तृतीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ध्यान देंगे, सदिश नहीं है लिखा है, तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है। तो जो आयतन है यह सदिश नहीं है। आयतन अदिश राशि होती है। सही ऑप्शन हमारा है आयतन। नेक्स्ट प्रश्न, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? समय को मूल तौर पे सेकंड में नापते हैं, तो समय को हम सेकंड में नापते हैं। आवृत्त को हर्ट्ज में नापते हैं। आवर्तकाल टाइम है, टाइम को भी हम देखें तो सेकंड में ही नापेंगे। तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की दूरी होती है जो तरंगों द्वारा चली गई दूरी होती है। तो तरंगों द्वारा जो चली गई दूरी होती है, दूरी को ही एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो तरंगों की दूरी को नापता है, तरंगदैर्घ्य को नापता है। सही ऑप्शन हमारा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? सेल्सियस ने, जूल ने, डेवी ने या इनमें से कोई नहीं? तो सेल्सियस, जूल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका है डेवी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो उसका सही ऑप्शन है डेवी। डेवी ने बर्फ के टुकड़ों को घिस करके आपस में पिघला दिया। नेक्स्ट प्रश्न, 720 nm नैनोमीटर, 720 nm नैनोमीटर है तरंगदैर्घ्य वाली एक प्रकाश किरण 1.5 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करती है। कांच में इस किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो एक तरंगदैर्घ्य दिया है और अपवर्तनांक दिया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कांच में इस किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो सही ऑप्शन इसका है 480 nm नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, जो कोई मनुष्य है उसके शरीर का जो सामान्य तापक्रम होगा वो कितना होगा? 65 डिग्री नहीं होता है, 95 डिग्री नहीं होता है, 99 डिग्री नहीं होता है, 98 डिग्री होता है, जो फ़ारेनहाइट में पढ़ा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री, जो फ़ारेनहाइट में पढ़ा जाता है। सही ऑप्शन 98 डिग्री। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक एल्युमिनियम, तांबा, सोना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी है। चालकता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी चालकता किसमें होती है? चांदी में, चाहे वह ऊष्मा की बात हो या फिर विद्युत की बात हो। विद्युत में भी चालकता सबसे अधिक चांदी की होती है। तो सही ऑप्शन हमारा चांदी। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो जो जल है, जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ऊष्माधारिता जिसकी भी अधिक होगी वह देर में गर्म भी होगा और देर में ठंडा होगा। तो इसमें संवहन, जिसके गर्म होने में संवहन की क्रिया होती है। सही ऑप्शन जल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? सूर्य के किरणों द्वारा,
कि गर्म हवा द्वारा, कि भाप द्वारा, या फिर सभी। तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ध्यान रखेंगे जो भाप होती है वह अधिक गर्म होती है। सूर्य की किरणें या फिर गर्म हवा की अपेक्षा जो भाप होती है वह अधिक गर्म होती है। तो सही ऑप्शन हमारा भाप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो यही फिर बात आ गई, ऊष्माधारिता भी जल की अधिक है और विशिष्ट ऊष्मा भी जल की अधिक है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। विशिष्ट ऊष्मा भी जिसकी अधिक होगी वह देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। सही ऑप्शन इसका जल है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? अभी हम लोग जिक्र किए कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। सही ऑप्शन चांदी। 18 नंबर प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो जब आणविक संगठन की बात होगी तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण यानी अणुओं के द्वारा ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जाना, तो अणुओं के द्वारा जब जाने की बात होती है तो वहाँ पे संवहन की क्रिया होती है। अभी हमने कहा कि जल को जब गर्म करते हैं तो उसमें अणु अपना स्थान छोड़ करके हटते हैं, तो वह क्रिया संवहन के अंतर्गत आती है। तो सही ऑप्शन संवहन होगा। अगर ठोस की बात होगी तो ठोसों में चालन हो जाता है। जब ठोस होता है तो ठोसों में चालन होता है, और जो सूर्य की ऊर्जा है वह विकिरण के द्वारा आती है। और रंगों का फैलना या फिर सूर्य के प्रकाश की किरणों का आसमान से आकर के बादलों पर फैलना, यह क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो सही ऑप्शन हमारा है संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? अब जो ऑप्शन में है इनसे बात की जा रही है द्रव में, तो कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो आप जानते हैं कि जो डार्टी थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है, और पारा ही एकमात्र एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। और धातुएं विद्युत की सबसे अच्छा चालक होती हैं, और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। तो ऊष्मा का द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होगा वह मरकरी होगा, पारा, जिसका संकेत Hg होता है। तो सही ऑप्शन हमारा है पारा। लास्ट प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसमें गलन होता है। ठोस गल करके द्रव में बदला है। सही ऑप्शन हमारा गलन होगा। और द्रव जब उबलता है तो वाष्पन होता है, और उबल करके जब सिर्फ उबलेगा तो वह क्वथन करेगा, और उबल करके जब गैस में बदलेगा, वाष्पित हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा तो वाष्पन होगा। तो यहाँ ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा गलन होगा। सही ऑप्शन हमारा गलन है। इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए।